हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 5 का पार्ट 5, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जनरल मीटिंग एंड प्रोसीडिंग्स का टॉपिक। तो अब इसमें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो मीटिंग्स होती हैं वो कंपनी में होना क्यों ज़रूरी है, क्या उसकी नीड है, क्यों डेली बेसिस पे मीटिंग या कुछ भी हो सकती है, किसी भी बेसिस पे क्यों मीटिंग होना नेसेसरी है, साथ ही साथ इसकी प्रोसीडिंग्स कैसे होती है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंपनीज एक्ट का हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब अगर आपको अपनी कंपनी को बंद करना है तो कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होगा उन सब चीजों का, वो हम यहाँ कवर करने वाले हैं। और ये मेरा लास्ट वीडियो होने वाला है कंपनीज एक्ट का। ठीक है, तो देखते हैं जनरल मीटिंग एंड प्रोसीडिंग्स का टॉपिक। और इसके साथ एक चीज और मैं बताना भूल गई, एक चीज और कि हम इस वीडियो में ऑडिटर का पार्ट जो हम लोग इतनी देर से देख रहे थे कि कहीं कहीं पर आपको ऑडिटर की भी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी होती है, तो वो ऑडिटर क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जनरल मीटिंग एंड प्रोसीडिंग्स का टॉपिक। अब यहाँ पर बेसिकली बताया जाएगा कि कंपनी के अंदर मीटिंग्स होना जरूरी क्यों है। तो देखते हैं, मीटिंग्स आर अ क्रूशियल पार्ट of the management of a company as mentioned in the Companies Act 1956। तो बेसिकली ये जो मीटिंग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक कंपनी के मैनेजमेंट में। सपोज करो कि आपकी कंपनी जो है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस में काम कर रही है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को बेसिकली वहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस को बेसिकली उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक, तो अब इन सभी चीजों के बारे में अगर तुम लोग मीटिंग करोगे, क्या होगा बेसिकली, अगर कंपनी वाले इस चीजों के बारे में मीटिंग करेंगे कि कहाँ पर हमें अपनी जो भी रीच है वो बढ़ानी चाहिए, कैसे हमारा प्रोडक्ट उन सेट ऑफ लोगों के पास जाए, ये सारी चीजें आप मीटिंग में डिस्कस कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी कंपनी का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम मजबूत होगा और इससे आपकी कंपनी ग्रो करेगी। तो कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये चीज मेरे कंपनीज एक्ट 1956 में भी बताई गई है। ठीक है, उसके बाद है मीटिंग इनेबल द शेयर होल्डर्स टू नो द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी एंड अलाउ द शेयर होल्डर टू डेलिब्रेट ऑन सर्टेन इश्यूज। अब ये जो मीटिंग्स हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो आपकी कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदते हैं, बेसिकली ये जो मीटिंग्स होती हैं ये उनको वो चांस देती है, उनको वो बेसिकली पावर देती है कि वो कंपनी के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसके बारे में वो एक ओवरव्यू ले सके। और अगर उनको कहीं पर लगता है कि हाँ, कंपनी को इस पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करना चाहिए ताकि कंपनी की ग्रोथ हो, तो वहां पर भी वो बता सकती हैं कि आप इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बेसिकली अपना इनपुट लगाओ तो आपको यहाँ पर ज्यादा बेटर ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ डे शेयर होल्डर्स का काम क्या है, शेयर होल्डर्स का काम है कि वो कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करे, वहां से उनके शेयर्स खरीदे और इन रिटर्न जो उनका कैपिटल रेज हो वो अपने प्रॉफिट मिले। तो वो चाहेंगे ही कि वो ऐसे बेसिकली ऐसी कंपनी, ऐसे बिजनेस में वहां पर शेयर्स कर ले जहां पर उनको लगता है कि हाँ ये आगे वाले टाइम में जाके कुछ ग्रो करेगी। तो बेसिकली वो लोग क्या करेंगे कि वो जो सर्टेन इश्यूज होंगे जिनमें कहां पर कंपनी कहीं गलती कर रही है, वो उनको इस मीटिंग्स के थ्रू पता चलेगा और उनमें वो अपना इनपुट दे सकते हैं कि कैसे कैसे कंपनी अपने को उस एस्पेक्ट में ग्रो करवा सकती है। ठीक है, अब एज पर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 वाला है, उसके सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग एवरी कंपनी अदर देन वन पर्सन कंपनी, जो कि सोल प्रोप्राइटर भी मैंने बताया था, तो अगर किसी एक पर्सन की कंपनी है उसको हटाकर हर कंपनी में एक जनरल मीटिंग होनी ही चाहिए और हर साल ये मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज लिखी है कि एवरी कंपनी अदर देन वन पर्सन कंपनी मस्ट होल्ड अ जनरल मीटिंग इन ईच ईयर अपार्ट फ्रॉम अदर मीटिंग एज एनुअल जनरल मीटिंग। तो बाकी आपकी जो मीटिंग हो रही है नॉर्मल, वो तो होनी है, उसके साथ आपको ईयरली बेसिस पे हर साल आपको एक एनुअल जनरल मीटिंग भी करवानी चाहिए, जहां पर कंपनीज के क्या इशू है, कंपनी को किस एस्पेक्ट में वर्क करने की जरूरत है, ये सारी चीजों की बात होनी चाहिए। ठीक है, द AGM must be held within 6 months from the closing date of the financial year। और जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके 6 मंथ के अंदर अंदर आपको ये एनुअल जनरल मीटिंग बेसिकली शेड्यूल या हेल्ड करवाने की जरूरत है। ठीक है,
A notice of 21 days has to be sent to all the members. तो जो भी मेरे members हैं जिनको मीटिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा उनको 21 डेज के अंदर अंदर एक नोटिस भेजा जाएगा. Every company apart from one person company OPC must have to hold in addition to other meetings by giving a notice about the meeting not more than 15 months in between the date of AGM to the next. और यहाँ पर बेसिकली उनको जो भी नोटिस मिली होगी उसका बेसिकली उनको अप्रूवल देना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा. A company may hold its first AGM within the period of 9 months from the closing of its first financial year. Otherwise, in other cases within period of 6 months. तो बेसिकली अगर कंपनी चाहे तो वो अपनी जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग जो अपनी पहली वाली है उसको 9 महीने के लिए होल्ड कर सकती है. लेकिन अगर कोई और केस है तो उस केस में क्या है कि उस केस में सिर्फ 6 मंथ तक आप वो मीटिंग को रोक सकते हो, इससे ज्यादा आप उसको होल्ड पे नहीं रख सकते. ठीक है. उसके बाद है सेक्शन 96(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एज पर अबव इफ अ कंपनी होल्ड इट्स मीटिंग देन इट हैज नो नीड टू कॉल एन एजीएम इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. तो अगर इसके हिसाब से क्या है कि अगर एक कंपनी ने अपनी मीटिंग को होल्ड पे लगा रखा है तो वहां पर आपको एजीएम बेसिकली कंडक्ट या हेल्ड करवाने की जरूरत नहीं है जिस ईयर में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है. ठीक है. और नेक्स्ट ईयर से आप अपना जो भी एनुअल जनरल मीटिंग है आप वहां पर उसको शेड्यूल करवा सकते हो. ठीक. तो ये मेरा मीटिंग का कॉन्सेप्ट था पूरा कि कैसे कैसे जनरल मीटिंग की क्या क्राइटेरिया है और क्यों ये होनी चाहिए. नेक्स्ट है मेरा कि अब जो मीटिंग हो रही है एजीएम में, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग जो हो रही है वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल कैसे होगा तो वो देखते हैं. So according to section 192(2) at every AGM, board of directors of the company shall lay before the meeting financial statement for the financial year. तो जैसे मैंने बताया भी था कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स का काम क्या होता है, कंपनी को बेसिकली मैनेज करना, कंपनी का जो भी बिजनेस है उसको मैनेज करना, बेसिकली मैनेजमेंट का काम होता है. तो यहाँ पर अब जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी का है, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसका बेसिकली पूरा फाइनेंशियल ईयर बेसिकली बनाकर इस मीटिंग में वो शो करें, उसको प्रेजेंट करें. ठीक है. Moreover, section 192(3) says where the company has one or more subsidiaries, then they have to prepare, in addition to the statement under section 192(2), a consolidated financial statement and of all the subsidiaries in the same format and also present before the AGM of the company with the prescribed statement under section 192(2). तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर किसी कंपनी के अंदर एक या एक से ज्यादा सब्साइडरीज हैं तो उस केस में आपको ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देना ही है, साथ ही साथ आपको सारे सब्साइडरीज का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है उसी फॉर्मेट में जिसमें आप पहले वाले का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो, मतलब कंपनी का. ठीक है. उसके बाद है कि आप बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट एजीएम कि क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट हो सकता है इन एनुअल जनरल मीटिंग में. तो देखते हैं. As per section 102(2) of the Companies Act 2013, the following businesses may be transacted during AGM. कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट हो सकता है? सबसे पहला है मेरा ऑर्डिनरी बिजनेस, मतलब जो नॉर्मल बिजनेस होता है तो वो आप एजीएम में ट्रांजैक्ट करवा सकते हो. ठीक है. इसमें क्या आ गया ऑर्डिनरी बिजनेस में? ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर. तो इस बिजनेस के अंदर आपको एजीएम के अंदर इन सारी चीजों को दिखाना पड़ेगा, बेसिकली शो करना पड़ेगा, जहां पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर करोगे, साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे और जो ऑडिटर्स होंगे, अभी हम लोग आगे देखेंगे ऑडिटर क्या है, उनकी पूरी रिपोर्ट्स आप प्रेजेंट करोगे, साथ ही साथ डिक्लेरेशन एक प्रेजेंट करोगे, अपॉइंटमेंट कैसे हुआ डायरेक्टर का वो आप प्रेजेंट करोगे, साथ ही साथ अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स. तो बेसिकली ऑडिटर और डायरेक्टर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर इस एजीएम में मेंशन करोगे. ठीक है. साथ ही साथ आप स्पेशल बिजनेस में भी यहाँ पर ट्रांजैक्ट करवा सकते हो. सो अपार्ट फ्रॉम अबव बिजनेसेस जो बताए गए, द रेस्ट आर डीम्ड टू बी अ स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्टेड ड्यूरिंग द एजीएम. तो बेसिकली आप एजीएम के अंदर इन सारे टॉपिक्स को तो आप रख ही सकते हो, साथ ही साथ इसके अलावा जो स्पेशल बेसिकली जो ऊपर नहीं बताए गए हैं जो चीजें, उसके अलावा बाकी चीजें भी आप यहाँ पर स्पेशल बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्ट करवा सकते हो एजीएम के अंदर. ठीक है.
उसके बाद है डिफॉल्टिंग इन होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। तो जैसे मैंने बताया था कि एजीएम को आप होल्ड करवा सकते हो, उसका एक क्राइटेरिया होता है, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि इफ अ कंपनी नॉट होल्डिंग एन एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग as per section 96 or not complying with any direction of the central government, then the company and its every officer come in the category under section 99 of the Company Act 2013 and punishable with fine which may extend to rupees 100,000 and in case of continuing default it may exceed to 5,000 for every day। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है कि नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर जो भी कंपनीज हैं वो अपना जो काम कर रही हैं या जो भी उनका बेसिकली जो भी उनके अंदर फंक्शनैलिटी चल रही है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है कि उनको जो भी प्रोविजन कंपनी एक्ट के अंदर मेंशन है वो उनको वो प्रोविजंस तो मानने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि एक कंपनी जो है वो जो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग है अगर वो सेक्शन 96 जो है मेरे कंपनीज एक्ट का उसके अकॉर्डिंग नहीं होल्ड कर रही है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डायरेक्शन नहीं मान रही है तो उस केस में उसको माना जाएगा कि वो यहाँ पर बेसिकली नहीं मान रही है उनका डायरेक्शन जो भी यहाँ पर कंपनीज एक्ट में लिखा है और वहां पर उनको फाइन भी देना पड़ सकता है, ठीक है। Further, Section 97 of the Companies Act 2013 provides for the power of tribunal to call AGM if the company fails to hold annual general meeting। और बहुत से ऐसे केसेस में सेक्शन 97 में भी बताया गया है कि अगर यहाँ पर ट्राइब्यूनल की पावर दी गई है, तो जैसे हमारा आईटी वाला एक्ट तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वहां पर भी ट्राइब्यूनल का बेसिकली प्रोविजन रखा गया था, तो कंपनीज एक्ट के अंदर भी ट्राइब्यूनल की पावर दी गई है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग को खुद ही से कॉल कर सकते हैं अगर कोई कंपनी नहीं करवा पा रही है एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। उसके बाद है एक्सटेंशन फॉर होल्डिंग एजीएम। सो द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, जिसको हम आरओसी बोल रहे हैं, मे एक्सटेंड द पीरियड विद इन विच द एजीएम नॉट बीइंग द फर्स्ट एजीएम शैल बी हेल्ड नॉट एक्सीडिंग 3 months, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी एनुअल जनरल मीटिंग है, अब ये मीटिंग आपकी फर्स्ट मीटिंग नहीं होनी चाहिए, सेकेंड थर्ड भी हो सकती है, तो कोई भी आपकी मीटिंग हो आप उसको सिर्फ 3 months तक ही एक्सीड कर सकते हो। 3 months के अंदर अंदर या 3 months से ज्यादा आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते हो। 3 महीने के अंदर तक आपको वो मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है there is no provision for extension of first AGM but in other cases it can be extended for period of 3 months by the ROC। तो बेसिकली जो फर्स्ट एजीएम है या फिर जो आपकी कंपनी बेसिकली सपोज करो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आज, ठीक है, तो इसके 1 साल के अंदर अंदर आपको पहला एनुअल जनरल मीटिंग तो करवाना ही करवाना पड़ेगा, वहां पर आपको 3 months की एक्सटेंशन नहीं मिलती है। लेकिन बाकी सभी केस में आपको 3 months का बेसिकली यहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाता है कि आप 3 महीने के अंदर आप अपने बेसिकली ये जो मीटिंग्स हैं ये करवा सकते हो, ठीक है। However, if such first AGM is not held, NCLT can order holding of general meeting under section 97 ऑफ द एक्ट। और यहाँ पर जो भी NCLT है वो यहाँ पर जनरल मीटिंग को बेसिकली होल्ड करवा सकते हैं, जैसे हमने पीछे भी देखा था ट्राइब्यूनल के थ्रू भी, ठीक है। उसके बाद है अब यहाँ पर मेरा मीटिंग वाला पार्ट खत्म हो गया, अब आता है मेरी प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी कि कंपनी के अंदर प्रोसीडिंग्स कैसे होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड एट एनी जनरल मीटिंग unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to the business। तो मैंने आप लोग को पार्लियामेंट में भी बताया था कि quorum मेंटेन होता है जहां पर 1/10 था। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी बिजनेस को ट्रांजैक्ट नहीं करवा सकते। बिजनेस मैंने बता दिया था कि ऑर्डिनरी बिजनेस होगा या फिर स्पेशल बिजनेस होगा, जो भी बिजनेस होगा इन जनरल मीटिंग्स के अंदर आप पर्टिकुलर बिजनेस को ट्रांजैक्ट नहीं करवा सकते हो। क्यों नहीं करवा सकते हो? तब तक नहीं करवा सकते जब तक आपकी कंपनी का क्वोरम मेंटेन ना हो पाए, ठीक है। क्वोरम का मतलब मैंने बताया था कि कम से कम 1/10, अगर पार्लियामेंट का एग्जांपल लूं तो 1/10 मेंबर आपके टोटल जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उसमें से 1/10 मेंबर आपके अगर हाउस में प्रेजेंट हैं तो उस केस में क्वोरम मेंटेन होता है। सिमिलरली कंपनी की बात करूं तो कंपनी के अंदर भी जो क्वोरम है वो मेंटेन होना चाहिए। जिस टाइम पे ये बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जा रहा है जनरल मीटिंग में, अगर ये क्वोरम नहीं मेंटेन होता है तो उस टाइम पे आप ये बिजनेस नहीं ट्रांजैक्ट करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा द चेयरपर्सन इफ एनी ऑफ द बोर्ड शैल प्रिसाइड एज चेयरपर्सन एट एवरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर बेसिकली जो चेयरपर्सन है जो बेसिकली एक बोर्ड का होगा, अगर होगा या फिर आपकी कंपनी में नहीं होगा, अगर चेयरपर्सन है तो उस केस में चेयरपर्सन को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा इन मीटिंग्स में, ठीक है।
और हर एक जनरल मीटिंग में। उसके बाद है नेक्स्ट, इफ देयर इज नो सच चेयरपर्सन, तो ये तो हो गया कि अगर आपका चेयरपर्सन है तो उसको इन मीटिंग में प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी में चेयरपर्सन नहीं है तो उस केस में क्या होगा, और if he is not present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting or is unwilling to act as chairperson of the meeting, the director present shall elect one of their members to be chairperson of the meeting। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई चेयरपर्सन नहीं है या फिर जो चेयरपर्सन है आपकी कंपनी का वो प्रेजेंट नहीं है, बेसिकली जिस डेट पे मीटिंग है, जिस टाइम में मीटिंग शेड्यूल की गई है, तो उस टाइम के 15 मिनट तक अगर वो चेयरपर्सन नहीं आता है या फिर वो चेयरपर्सन नहीं चाह रहा है कि वो मीटिंग को बेसिकली एज ए चेयरपर्सन लीड करे, तो उस केस में क्या होगा, जो डायरेक्टर्स होंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैंने बताए थे, उनमें से कोई अपने को उनमें से सब लोग अपने अप्रूवल के थ्रू एक पर्सन को इलेक्ट करेंगे एज अ चेयरपर्सन। तो ये वो भी केस हो सकता है कि अगर आपकी कंपनी में नहीं है कोई चेयरपर्सन तो उस केस में भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये अपने लोगों में से ही किसी एक पर्सन को एज अ चेयरपर्सन इलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है कि इफ एट एनी मीटिंग नो डायरेक्टर इज विलिंग टू एक्ट एज चेयरपर्सन और इफ नो डायरेक्टर इज प्रेजेंट within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting, the members present shall choose one of their members to be chairperson of the meeting। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर आपकी कंपनी में चेयरपर्सन है तो उस चेयरपर्सन को सारी बेसिकली कंपनी में प्रेजेंट, इन मीटिंग्स में प्रेजेंट होना पड़ेगा। दूसरा केस क्या आ गया, दूसरा केस आ गया कि आपकी कंपनी में चेयरपर्सन नहीं है या फिर कंपनी का जो चेयरपर्सन है वो प्रेजेंट नहीं है। क्यों, कैसे प्रेजेंट नहीं है, 15 मिनट हो गए और कंपनी को जो टाइम मिला था मीटिंग का उसके 15 मिनट तक अगर चेयरपर्सन नहीं आता है तो वो हो गया दूसरा केस। या फिर जो चेयरपर्सन है वो नहीं तैयार है एज अ चेयरपर्सन एक्ट करने के लिए, तो उस केस में हमने क्या बताया, हमने बताया कि जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने में से किसी एक को इलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तीसरा केस हो गया कि जो डायरेक्टर्स हैं उनमें से भी कोई नहीं चाह रहा है कि वो एज अ चेयरपर्सन बने या फिर जो डायरेक्टर्स हैं वो 15 मिनट्स तक आए ही नहीं मीटिंग में, तो उस केस में जो भी मेंबर्स होंगे वहां पर प्रेजेंट वो अपने में से किसी एक पर्सन को चूज करके चेयरपर्सन बना देंगे। ठीक है, आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारे सिविल मंत्रा के चैनल पे एक नया ज्वाइन बटन भी इंक्लूड हुआ है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी। तो हमारे चैनल में जब आप जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे तो आपको चैनल के नाम के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, तो उस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे डिटेल में जो कि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन वीडियोस को पढ़ के अपना सेमेस्टर ईजिली क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। सारे सेमेस्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे और आप लोग को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक के अंदर, एकेटीयू के अंदर जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम वीडियोस, जो वीडियोस यहाँ पर प्राइवेट हैं उसका एक्सेस मिलेगा और आपका वीकली इंट्रैक्शन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव वीडियो में, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेस और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलेगी जहां पर आप जब चाहो अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे ज्वाइन का ऑप्शन था, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको इसमें बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी। ठीक, यहाँ पे मेरा प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग खत्म हो गया। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे कंपनी में जो मीटिंग्स होती हैं कैसे कैसे उसको प्रोसीड करते हैं और कैसे एज अ चेयरपर्सन आप काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा ऑडिटर। तो यहाँ पर जो बातें थी जनरल मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में ये मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आती हैं, लेकिन ऑडिटर का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये पूरा टर्म है, ये ऑडिटर का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। An auditor is a professional who is qualified to conduct an audit of the company.
देखो इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि जैसे एडिटर होता है, ठीक है, तो एडिटर का काम क्या होता है, एडिटिंग करना। जैसे यूट्यूब वीडियोस भी होते हैं कि बीच में कट लगाना है, एक एनिमेशन डालना है, कुछ ट्रांजिशंस डालने हैं या जो भी है, ठीक है। तो एडिटर का काम होता है एडिटिंग करना, वीडियोस को एडिट करना, और आप अपनी फोटोज को भी एडिट कर सकते हो या फिर जो भी है। ऑडिटर का काम भी कुछ कुछ सिमिलर वैसे ही होता है। देखो ऑडिटर का काम होता है आपकी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि आपकी कंपनी ने पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना आपको किस साल में कितना लॉस हुआ, उसकी पूरी एक रिपोर्ट करने का काम मेरे ऑडिटर का होता है। पूरी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करना, उसको मैनेज करने का काम ऑडिटर का होता है, ठीक है। इसलिए इनको बोलते भी हैं कि कंपनी में ऑडिट करते हैं। जैसे एडिटर है तो वो एडिट करते हैं, इसलिए इनको एडिटर बोलते हैं। तो ये ऑडिटर जो होते हैं, क्योंकि ये ऑडिट करते हैं कंपनी के अंदर, इसलिए इनको ऑडिटर बोलते हैं, ठीक है। सच अ पर्सन इवेल्युएट्स द वैलिडिटी ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जैसे मैंने बताया भी कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसको पूरा इवेल्युएट करना, उसकी वैलिडिटी को चेक करने का काम ऑडिटर का होता है। This is undertaken to report if the company adheres to established set of standards of procedure. Every company need to appoint an individual or a firm as its auditor. अब कंपनीज एक्ट में ये भी मेंशन है कि हर एक कंपनी को एक ऑडिटर कंपनी का रखना ही पड़ेगा। और ये चीज कहाँ मेंशन है, ये मेंशन है सेक्शन 139(1) के अंदर, ठीक है। Furthermore, Companies Act 2013 provides an auditor of the company certain statutory rights and duties. अब ये जो ऑर्डर्स बेसिकली जो ऑडिटर हैं इनको कुछ राइट्स और ड्यूटीज मिली है मेरे कंपनीज एक्ट के अंदर, जो कि उनको बेसिकली पावर देती हैं कि वो अपना जो भी काम है, अपना जो भी वर्क है, अपनी जो ड्यूटीज है उनको ऑनेस्टली कर सकें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इनकी ड्यूटीज क्या है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जैसे मैंने बताया भी कि ऑडिटर का काम है रिपोर्ट बेसिकली प्रेजेंट करना, एक रिपोर्ट बनाना। तो पहला तो यही हो गया कि प्रोवाइड एन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। सो द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ कंपनी ऑडिटर is to make a report regarding accounts and financial statement examined by him and present the same to the members of the company। तो जैसे मैंने बताया भी कि ऑडिटर का काम है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करना, उसको पूरा इवैल्यूएट करना, और इस पूरा इवैल्यूएशन का जो भी उनको रिजल्ट मिलता है वो एक रिपोर्ट में उसको बनाते हैं, रिपोर्ट में शो करते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर पूरे अकाउंट से रिलेटेड चीजें, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जो कि ऑडिटर ने खुद एग्जामिन करे होते हैं, और फिर ये जो पूरी रिपोर्ट है ये सभी मेंबर्स जितने भी कंपनी में प्रेजेंट है उनको ये रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। सच एन ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर इनहांसेस द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब ये ऑडिटर जो है ये पूरा इवैल्यूएट करके अपना एक रिपोर्ट बनाते हैं तो इससे क्या होता है, जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंप्रूव होता है और कंपनी का स्टेटस इंप्रूव होता है, ठीक है। This is because it provides reasonable assurance from the auditor that the financial statement give a true and fair view of the company's state of affairs. Furthermore, such an auditor's opinion assure that the report has been prepared taking into account the accounting and auditing standards. तो जैसे मैंने बताया भी कि ये जो रिपोर्ट्स बेसिकली ये शो करते हैं जिसमें कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं, इससे पता चलता है कि कंपनी की क्या प्रोग्रेस चल रही है, कंपनी किस एस्पेक्ट में ग्रो कर रही है, कहाँ पर उसको और वर्क करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन होती है। तो पहले इनकी ड्यूटी क्या हो गई, ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा मेक प्रॉपर इंक्वायरी। सो इट इज ड्यूटी of every auditor to seek access to books of the account, vouchers and other information and explanation from the company. Furthermore, an auditor can also inquire information regarding the following matters from the company at any time. तो बेसिकली ऑडिटर का दूसरी जो ड्यूटी आ जाती है वो ये आ जाती है कि वो जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में कंपनी से रिलेटेड होगा या तो वो अकाउंट्स की बेसिकली वहां पर इंक्वायरी कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है या कंपनी के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उसकी इंक्वायरी करने की ड्यूटी ऑडिटर की होती है। इसके साथ साथ ऑडिटर की इंक्वायरी करने की जो ड्यूटी है वो और भी मैटर्स में काम आती है, जैसे कि whether the loans and the advances made by the company on the basis of security have been properly secured। तो जो भी लोन, जो भी एडवांस कंपनी ने दिया है वो सिक्योर है कि नहीं, इसको वहां पर इंक्वायरी कर सकते हैं मेरे ऑडिटर। Furthermore, he needs to inquire whether the terms and the conditions on the basis of which such loans and advances have been made are not unfair। और बेसिकली अब देखो इनका पहला काम क्या होगा, इनका पहला काम हो गया कि इंक्वायरी करेंगे कि जो भी लोन है, जो भी एडवांस कंपनी ने दिया है वो सिक्योर है कि नहीं, ठीक है।
इसके साथ साथ ये चेक करेंगे कि जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशंस के अंदर ये लोन या फिर ये एडवांस दिया गया है वो कहीं अनफेयर तो नहीं है, कहीं वो कंपनी को कोई लॉस तो नहीं प्रोवाइड कर रही है जिससे उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिकली जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस है वो कहीं पर प्रॉब्लमैटिक हो जाए, इसीलिए ये वहां पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। If the transaction of the company represented only by book entries have actually taken place and are not unjust to the company in any way, और जैसे मैंने बताया भी कि कंपनी को किसी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए, ये जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है ये अनफेयर नहीं होनी चाहिए कंपनी की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा whether loans and advances made by the company are shown as deposit if the expenses are charged to revenue amount। ठीक है, तो वही चीज है कि वेदर कैश हैज बीन रिसीव फॉर द शेयर्स दैट वर इशूड फॉर कैश। तो बेसिकली यहाँ पर वही चीज मैंने जो बताई कि आप जो भी एडवांसेस, जो भी लोन दे रहे हो वो कंपनी को बेसिकली हार्म ना पहुंचाएं, कंपनी की किसी तरह से अनफेयर ना हो। However, if no cash has actually been received, the auditor shall verify that the company's position as stated in the books of account is correct, regular and not misleading। ठीक है, तो इनका काम यही होता है कि वो इन सारी चीजों में प्रॉपर इंक्वायरी के साथ अपना काम करें। ठीक। उसके बाद आता है असिस्ट इन ब्रांच ऑडिट। तो ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करना, इंक्वायरी करना। तीसरा है मेरा ब्रांच ऑडिटिंग में भी। सो द अकाउंट ऑफ ब्रांच ऑफिस कैन बी ऑडिटेड बाय, अब जो मेरा ऑफिस है उसका जो अकाउंट डिपार्टमेंट होगा उसमें भी ऑडिट करने का काम मेरे ऑडिटर का होता है, उसमें वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और ये असिस्टेंट क्या तो कंपनी का ऑडिटर करेगा। एनी इंडिविजुअल अपॉइंटेड एज ब्रांच ऑडिटर एज पर द एक्ट, तो जो भी ब्रांच ऑडिटर होगा वो भी यहाँ पर ऑडिटिंग कर सकते हैं, या फिर कंपनी ऑडिटर और अकाउंटेंट और एनी कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड एज पर द लॉज ऑफ द फॉरेन कंट्री इन केस ऑफ अ फॉरेन ब्रांच। और अगर किसी केस में अगर आप फॉरेन ब्रांच से डील कर रहे हो तो उस केस में जो भी फॉरेन ऑडिटर होगा वो यहाँ पर कर सकता है, या फिर जो कंपनी का ऑडिटर है वो, या फिर अकाउंटेंट भी यहाँ पर ये ऑडिटिंग परफॉर्म कर सकता है। Thus, a branch auditor needs to prepare a report with regards to the account of the branch examined by him. He needs to ensure that the proper books are maintained and hence give reason of qualification in the report. तो बेसिकली ब्रांच लेवल पे अगर आपको ऑडिटिंग करनी है तो वहां पर भी आप असेस करने का काम ऑडिटर का होता है, और यहाँ पर जो ब्रांच ऑडिटर होता है, जैसे नॉर्मल ऑडिटर्स बेसिकली एक रिपोर्ट प्रिपेयर करे थे, ब्रांच ऑडिटर का काम भी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना है जिसमें वो सारे इंफॉर्मेशन देंगे, जो भी अकाउंट्स वो डील कर रहे हैं ब्रांच में उन सबको एग्जामिन करके उनकी पूरी इंफॉर्मेशन को मेंशन करना ब्रांच ऑडिटर का काम होगा। ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, और जब इन्होंने जो भी रिपोर्ट है वो बना ली, द ब्रांच ऑडिटर नीड्स टू सबमिट दिस टू द ऑडिटर, और इसके बाद जब इन्होंने ये रिपोर्ट बना ली है तो फिर ये जो रिपोर्ट होगी ये ब्रांच ऑडिटर कंपनी के ऑडिटर को सबमिट कर देंगे। Furthermore, the company auditor shall examine such a report in a manner as he deems fit। और उसके बाद एक बार जब ब्रांच ऑडिटर ने अपनी जो रिपोर्ट है वो कंपनी के ऑडिटर को दे दी तो वो अपने कंपनी ऑडिटर्स को सही से एग्जामिन करके उस रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है। Compliance with auditing standards. So the central government establishes the auditing standards in consultation with the ICAI and National Financial Reporting Authority (NFRA). These standards help the auditors to examine the books of account effectively with greater accuracy। तो बेसिकली इसको ऐसे समझ लो कि एक ऑडिटिंग के कोई स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल लो कि आपने 12th में साइंस ली थी, ठीक है, एनसीईआरटी का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो एनसीईआरटी में एक पर्टिकुलर बुक होती है, एक स्टैंडर्ड बुक होती है एनसीईआरटी की, फिजिक्स की ले लो, केमिस्ट्री की ले लो, मैथ्स की ले लो। तो बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बुक को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पर जो भी चीजें होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जेन्युइन होती है, वो सही होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर चीजें ज्यादा इजी होती हैं ग्रास्प करने के लिए। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऑडिटिंग का एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, एक बेसिकली एक चीज बना दी गई है जहां से जो ऑडिटर्स हैं वो हेल्प ले सकते हैं अपनी ऑडिटिंग की जो वर्क है उसको इजी बनाने के लिए, उसको इफेक्टिव तरीके से करने के लिए, ताकि वो जो ऑडिटिंग का वर्क है वो सही से कर पाए और ग्रेटर एक्यूरेसी से कर पाए। ठीक है। और ये जो बेसिकली जो ऑडिटर्स की ड्यूटी भी होती है कि वो अपना ऑडिटिंग का काम जो है वो इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई होके कर सकें।
So thus every auditor must comply with established auditing standard while examining a company's book of account. और जो ऑडिटर है उनको हमेशा इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना चाहिए जब भी वो किसी भी कंपनी का अकाउंट बेसिकली एग्जामिन कर रहे हैं तो, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स, तो नॉर्मल सी बात है कि ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि पूरा इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो अगर किसी केस में कोई भी फ्रॉड होता है तो उस केस में ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि वो इन फ्रॉड की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी कंपनी को प्रोवाइड करें। सो अ कंपनी ऑडिटर व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज माइट एनकाउंटर फ्रॉडलेंट सिचुएशन. In such circumstances, the auditor may believe that an offence equivalent to a fraud has been committed against the company. तो अगर ऐसी सिचुएशन है जब ऑडिटर अपनी काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, उस केस में उनको ये फ्रॉड वाली सिचुएशन मिल सकती है, तो वहां पर उनको क्या करना चाहिए, वहां पर उनको कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए एंड सच अ फ्रॉड हैज बीन कमिटेड बाय एनी ऑफ द ऑफिसर्स और द कंपनी एम्प्लॉयज. और ये जो फ्रॉड है बेसिकली, अब ये जो फ्रॉड होगा ये कंपनी का कोई बाहर का इंसान तो कर नहीं पाएगा कंपनी के अंदर. ये जो फ्रॉड होगा या फिर बोल सकते हो कि जो भी कैपिटल अमाउंट है, जो भी पैसे का फ्रॉड है, किसी भी चीज का फ्रॉड, कोई रिकॉर्ड का फ्रॉड हो सकता है, जो भी फ्रॉड है, ये जो फ्रॉड है वो या तो कंपनी के ऑफिसर्स ने किया होगा या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज ने. तो ये ड्यूटी ऑडिटर की बनती है कि वो इस फ्रॉड को कंपनी को रिपोर्ट करे, कंपनी को बताए. और इसके अंदर कंपनीज एक्ट क्या बोलती है, कंपनीज एक्ट बोलती है कि ये जो फ्रॉड है ये आपको ऑडिटर को अपनी कंपनी को बताना चाहिए. जैसे कि Thus, in such situation, it is the duty of the auditor to report such matters to the central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताना चाहिए within 60 days of his knowledge. मतलब जब उनको पता चला है उसके 60 डेज के अंदर अंदर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये चीज बतानी चाहिए कि हाँ इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, ठीक है. और वो फिर अपने हिसाब से जो भी उनको एक्शन लेना है वो लेंगे, ठीक. प्रोवाइड असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन. Investigation refers to checking of specific records of a business systematically and critically. तो इन्वेस्टिगेशन तो सबको पता ही है कि किसी भी चीज को चेक करना, उसको पूरा एवेल्युएट करना, वहां पर चीजों को फाइंड आउट करना सही से, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको मिल सके. Such an examination is conducted when a fault on the part of the company already exists and the intent of investigation is to find out a reason and the person involved in such an activity. जैसे कि आपने देखा होगा सीआईडी का, ठीक है, मैं एग्जांपल बताती हूँ. सीआईडी का आपने देखा होगा तो आप लोग देखते हो कि वहां पर सपोज करो किसी का मर्डर हुआ है, ठीक है, तो सीआईडी वाले क्या करते हैं, वहां पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं. अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये ऐसे नहीं है कि कुछ क्राइम नहीं हुआ है, कुछ ऑफेंस नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेशन होने लगी, ऐसा तो नहीं होता है ना. हमेशा पहले ऑफेंस होता है फिर इन्वेस्टिगेशन होती है. सिमिलरली अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी में अगर कोई फॉल्ट निकला है कंपनी के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, एक बार जब फॉल्ट निकल आया उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी ताकि इस फॉल्ट के पीछे का रीजन क्या है और कौन पर्सन इन्वॉल्व है इस फॉल्ट में वो पता चल सके. और ऑडिटर का काम है इस इन्वेस्टिगेशन में असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, ठीक है. Thus, it is the duty of an auditor to assist the officers undertaking such an investigation. और जो भी ऑफिसर्स इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है उनकी हेल्प करना, उनको असिस्ट करने का काम और या फिर ड्यूटी ऑडिटर की होती है, ठीक है. तो यहाँ पर मेरे ऑडिटर्स की जो भी ड्यूटीज थी वो मैंने बता दी. तो मुझे लगता है कि आप लोग को ऑडिटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है. वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इस वीडियो में दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो ऑडिटर है और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी है. तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें हैं. द वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. तो ये याद रखना, या तो वाइंडिंग अप आ सकता है या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. Is the process by which a company assets are collected and sold in order to pay its debt. अब सपोज करो कि कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है, बहुत ज्यादा कर्जा ले चुकी है और कंपनी अब डूबती चली जा रही है, ठीक है. तो उसने कर्जा लिया तो ऑब्वियस ही बात है कंपनी को उस कर्जे को लौटाना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी वहां पर बेसिकली खत्म हो जाएगी. तो उस केस में इन डेब्ट्स को, इस कर्जों को बेसिकली पे करने के लिए कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको बेसिकली कलेक्ट करना, उनको सोल्ड करना वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के अंदर आता है. या फिर secondly, the shareholders or the creditors of the company can themselves apply to wind up the company in proceedings known as voluntary wind up. अब या तो ये यहाँ पर नॉर्मल वाइंड अप हो सकता है जिसमें अगर आप कंपनी के डेब्ट्स जो है उनको पे करना चाहते हो तो उसके अपने आप कंपनी के एसेट्स को कलेक्ट करके उनको बेच सकते हो. दूसरा केस हो सकता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो क्रेडिटर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के, वो खुद ही कंपनी को वाइंड अप करने की बेसिकली अप्लाई करेंगे. तो उसको हम वॉलंटरी वाइंड अप कहते हैं क्योंकि वो खुद से वाइंड अप नहीं होता है, कोई वॉलंटरी या फिर जबरदस्ती कंपनी को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है.
द वाइंडिंग अप, ये तो मैंने बता ही दिया कि एनी मनीज रिमेनिंग आफ्टर ऑल डेब्ट्स। अब ये मनीज क्या है, बेसिकली मनीज होता है ना, मनी उसका प्लूरल फॉर्म होता है मनीज, ठीक है। और एनी मनीज रिमेनिंग आफ्टर ऑल डेब्ट्स एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट हैव बीन पेड ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और एक बार जब पूरा डेब्ट, जो भी एक्सपेंसिव हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी कॉस्ट हैं, वो पूरा जब दे दिया जाता है तो उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। When the winding up has been completed, the company is formally dissolved and it ceases to exist। और जैसे मैंने बताया भी कि एक बार कंपनी के, सपोज करो कंपनी के जो एसेट्स थे उनको कलेक्ट करा, ठीक है, उनको कलेक्ट करा, उनको बेच दिया, जो अमाउंट वहां से बना, कंपनी के जो भी डेब्ट्स थे, जो भी एक्सपेंसेस थे, जो भी कॉस्ट थी, उनको सबको निकालने के बाद, उनको सबको पे ऑफ करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है वो शेयर होल्डर्स को चला जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, ये पूरी कंपनी वाइंड अप हो चुकी है और ये कंपनी खत्म हो जाएगी, ये सीज हो जाएगी एग्जिस्ट करना, ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग, अ कंपनी कैन बी वुंड अप इन वन ऑफ द टू वेज। तो कंपनी दो तरीके से, मैंने बता ही दिया, दो तरीके से, ऐसा नॉर्मली हो सकती है या फिर आप शेयर होल्डर्स भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट, द कोर्ट कैन कंपल्सरी वाइंड अप अ कंपनी। तो कोर्ट क्या कर सकती है कि कंपल्सरी किसी कंपनी को बंद कर सकती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेब्ट बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसको बेसिकली पे करने के लिए आप कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। या फिर जो मैंने शेयर होल्डर का बताया था वॉलंटरी वाइंड अप, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है कंपल्सरी वाइंड अप द कंपनी, जो पहला वाला था, ये देखो पीछे है ना यहाँ पर कंपल्सरी वाइंड अप अ कंपनी। तो पहले ये देखते हैं। देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स अपॉन विच अ कंपनी कैन बी वुंड अप कंपल्सरी बाय द कोर्ट। तो जैसे मैंने बताया भी कि अगर कंपनी ने कोई डेप्ट लिया है, कोई कर्जा लिया, और कंपनी अगर उस कर्जे को नहीं वहां पर बेसिकली चुका पा रही है, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी क्या करेगी कि जो भी कोर्ट है वो कंपनी को कंपल्सरी वाइंड अप करने की वहां पर प्रोविजन रख देगी, ठीक है। So a company inability to pay its debt is a common ground for presenting an application for compulsory wind up। तो जो इसका मेन रीजन होता है वो यही मैंने बताया भी कि कंपनी अपने डेब्ट्स जो हैं उनको पे करने में बेसिकली वहां पर वो अनेबल होती है, तो उस केस में यहाँ पर वाइंड अप हो सकता है। A company is deemed to be unable to pay its debt if a creditor having a claim against the company exceeding $15,000 has served a written demand requiring payment of the sum so due, and the company has for 3 weeks after the service of the demand neglected to pay the sum or to secure or to compound for it to the reasonable satisfaction of the creditor। Basically जो creditor है उसने क्या किया, उसने एक claim कंपनी के अगेंस्ट कर दिया कि उसने क्या किया कि सपोज करो कि कंपनी ने अपना पैसा, जो भी क्रेडिटर था उसने अपना पैसा वापस मांगा, ठीक है, और कंपनी 3 वीक के अंदर अगर वो पैसा नहीं दे पाई, तो उस केस में जो क्रेडिटर है वो एक क्लेम बेसिकली कंपनी के अगेंस्ट कर देगा कि आप मुझे इतना पैसा, $15,000 से ज्यादा पैसा आप मुझे दो, ठीक है। तो ये पहला केस हो सकता है कि कंपनी वहां पर अपने डेब्ट्स नहीं दे पाएगी। दूसरा है मेरा, एग्जीक्यूशन ऑफ अ जजमेंट ऑब्टेन बाय द क्रेडिटर अगेंस्ट द कंपनी रिमेन्स अनसैटिस्फाइड इन पार्ट और इन होल। तो जो भी यहाँ पर जो जजमेंट है जो क्रेडिटर ने वहां पर दिया है कंपनी के बेसिकली अकॉर्डिंग, वो उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट दिया है कि कंपनी हमारा ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं वापस कर रही है, तो उस केस में भी वाइंड अप हो सकता है। इट इज प्रूव टू द कोर्ट सेटिस्फैक्शन दैट द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट। या फिर नेक्स्ट मेरा हो सकता है रीजन कि कंपनी सेटिस्फाई हो गई है कि हाँ ये पर्टिकुलर डेब्ट अमाउंट कंपनी नहीं पे कर पाएगी, और उस केस में कंपल्सरी वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है, सो एन एप्लीकेशन टू वाइंड अप अ कंपनी कंपल्सरी में भी फाइल्ड बाय। अब ये जो वाइंड अप का जो भी प्रोसीजर है ये एक एप्लीकेशन के थ्रू होता है। तो ये एप्लीकेशन क्या होती है, या तो एप्लीकेशन खुद कंपनी दे सकती है कि हमें अपनी जो भी कंपनी है उसको कंपल्सरी वाइंड अप करना है, या फिर कोई डायरेक्टर दे सकता है कंपनी का, कोई क्रेडिटर दे सकता है कंपनी का, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी जो कंपनी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो दे सकता है, अ लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी, अ जुडिशियल मैनेजर। तो ये सभी लोग इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। Where the company is carrying on or carried on banking business, the Monetary Authority of Singapore or various ministers on grounds specified under the law। तो और ये भी लोग दे सकते हैं, या फिर कोई कंपनी के अंदर जो भी लोग हैं जो बैंकिंग बिजनेस से एसोसिएटेड है, या फिर जो बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर्स होंगे वो भी यहाँ पर अपना बेसिकली इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है मेरा प्रोसीजर कि कैसे किस प्रोसीजर के अंदर आप ये यहाँ पर क्या कर सकते हो, कंपनी को वाइंड अप कर सकते हो। सो द एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बाय द कोर्ट इन ईदर फॉर्म CIR 11 और फॉर्म CIR 12 of the insolvency
restructuring and the dissolution, corporate insolvency and restructuring rules 2020 must be filed together with a supporting affidavit। तो बेसिकली अगर आपको मैंने बता ही दिया कि जो एप्लीकेशन है कंपनी को वाइंड अप करने की, ये कौन कौन लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली कंपनी को वाइंड अप करने की, इस एप्लीकेशन को आपको कोर्ट के पास ले जाना पड़ेगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप या तो CIR 11 भर सकते हो या फिर CIR 12 भर सकते हो। अभी जो इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि एक आपने देखा होगा कि मतलब कंपनी के पास पैसा ही नहीं है अपने कर्ज को देने का, तो इसका मतलब इंसॉल्वेंसी होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म के साथ आपको सपोर्टिंग एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा जहां पर कंपनी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन वहां पर इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इन एडिशन द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट, मतलब जो भी एप्लीकेंट है, अब मैंने बताया था कि कौन हो सकता है, कंपनी का कोई मेंबर हो सकता है या फिर कोई डायरेक्टर हो सकता है, जो भी है, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेंट है जो ये एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हैं, नीड्स टू पे अ डिपॉजिट टू द ऑफिशियल रिसीवर बिफोर द फाइलिंग ऑफ द कंपनी। तो एप्लीकेशन, तो जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए आया है उसको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले, बेसिकली सबमिट करने से पहले एक डिपॉजिट अमाउंट ऑफिशियल रिसीवर को बेसिकली पे करना पड़ेगा। उसके बाद वो ये फॉर्म को वहां पर फाइल कर सकते हैं सपोर्टिंग एफिडेविट के साथ, ठीक है। When filing the winding up application, the plaintiff or the applicant may nominate a licensed insolvency practitioner to be appointed as the liquidator if a winding up order is made by the court। अगर सपोज करो कि ये जो अगर जो कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया है बेसिकली कंपनी को वाइंड अप करने का, तो जो भी पर्सन है जो कंपनी को बेसिकली इस कंपनी को वाइंड अप करने की एप्लीकेशन लाया है, वो एक प्रैक्टिशनर जो है वहां पर उनको अपॉइंट कर सकते हैं एज अ लिक्विडेटर, ठीक है। तो जो भी वहां पर जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी चीजें होंगी, वो ये लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हैंडल करने की, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो प्रोसीजर का प्रोसेस है वो क्या है। प्रोसीजर में कुछ नहीं करना है, जो भी एप्लीकेंट है वो उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेगा और ये CIR 11 और CIR 12 होगा। इसके साथ आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको एक डिपॉजिट अमाउंट पे करना पड़ेगा ऑफिशियल रिसीवर को। अगर यहाँ पर एप्लीकेंट चाहे तो वो एक प्रैक्टिशनर भी बेसिकली अपॉइंट कर सकते हैं और वहां पर वो एज अ लिक्विडेटर आपकी कंपनी की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वाइंडिंग अप से रिलेटेड, वहां पर वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। An advertisement of the winding up application is required to be placed in the, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक एडवर्टीजमेंट जाएगी जो भी वाइंडिंग अप एप्लीकेशन की है, कहाँ पर जाएगी, इंग्लिश लोकल डेली न्यूज़पेपर पे जाएगी और इन एनी अदर न्यूज़पेपर डायरेक्टेड बाय द कोर्ट as well as in the government gazette not less than 7 days before the hearing of the winding up application। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, आपने वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन बेसिकली फाइल कर दी, ठीक है। जब आप ये फाइल करोगे तो आपको एक हियरिंग डेट मिलेगी जहां पर इस केस की सुनवाई की जाएगी, ठीक है, जैसे नॉर्मल केसेस में भी होती है। तो इस जो भी हियरिंग आपको जिस दिन में मिली है उसके 7 डेज पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी इंफॉर्मेशन है कि आपकी कंपनी वाइंड अप हो रही है, इसकी एक एप्लीकेशन आपको इंग्लिश लोकल डेली न्यूज़पेपर या फिर कोई और न्यूज़पेपर जो कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया है उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ हमारी कंपनी यहाँ पर वाइंड अप हो रही है। Any person who wishes to oppose the winding up application may file an affidavit in opposition which must serve on the applicant at least 5 days before the hearing of the winding up company। और कोई भी ऐसा पर्सन जो, अब इसको कैसे पता चलेगा, नॉर्मल सी बात है कि हमने डेली न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया है, तो अगर कोई भी पर्सन है जो इस वाइंडिंग अप के खिलाफ है, इसको अपोज कर रहा है, तो वहां पर वो एक एफिडेविट बेसिकली फाइल कर सकते हैं। और ये जो एफिडेविट है ये 5 दिन के अंदर अंदर, 5 दिन से पहले, जिस दिन भी आपकी हियरिंग है उससे 5 दिन पहले आपको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। The hearing of the winding up application is usually fixed within 6 weeks from the date of its filing। तो जो नॉर्मल केसेस में जो हियरिंग डेट होती है वो 6 वीक होती है मेरी, जिस दिन आपने इस एप्लीकेशन को फाइल किया है। Hearings are usually conducted in open court before a high court judge each Friday। The judge may dismiss the winding up application, adjourn the hearing or make a winding up order or an interim order। अब ये जो hearings हो रही हैं
आपकी कंपनी को वाइंड अप से रिलेटेड हो सकता है कि ये आपके हाई कोर्ट में कोई जो जज होते हैं वो हर फ्राइडे ये वाइंडिंग अप की बेसिकली केसेस को डील करते हैं। अभी जो जज है ये चाह सकते हैं, ये चाहें तो आपको कंपनी को जो वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन किसी भी एप्लीकेंट ने दी है वहां पर ये उसको डिसमिस कर सकते हैं कि हम इस कंपनी को नहीं वाइंड अप करेंगे, या फिर वो जो हेयरिंग है जिस दिन पे उसको वो एडजर्न कर सकते हैं आगे दिन के लिए, या फिर वो वाइंड अप का ऑर्डर भी दे सकते हैं कि हाँ हमें आपकी एप्लीकेशन ठीक लग रही है, हम आपकी कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं, वहां पर वो ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, तो इन तरीकों से ये पूरा प्रोसीजर होता है कंपनी को वाइंड अप करने का। तो इसके साथ मेरी वाइंडिंग अप द कंपनी खत्म होती है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।